हमारे भारतवर्ष में रमल ज्योतिष में 352 प्रकार की आकृतियाँ थी। यहाँ क्या है कि आकृतियों का जो क्रम है उस क्रम के साथ बनते उसको पंक्ति बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 352 प्रकार की पंक्तियाँ थी। सब तो नष्ट हो गई, सिर्फ 7 प्रकार की पंक्तियों का उल्लेख मिलता है। उसमें 4 प्रकार की आकृतियाँ हैं, वो किस प्रकार से बनाई जाती है, उनका क्रम क्या होगा, उनका उपयोग क्या है, ये तो मिलता है। लेकिन ये नहीं मिलता कि उनका उपयोग किस प्रकार से फलादेश में फल कथन हम कर सकते हैं। सिर्फ 3 प्रकार की आकृतियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में पूरा विवरण मिलता है। सबसे पहले आती शकुन पंक्ति। ये इस शास्त्र की रीढ़ कही जाती है, बैकबोन जिसे अपन कहते हैं। यानी इसके आधार पर ही सारा दारोमदार है, तो इसको हमको जैसी है वैसी रटना पड़ता है। उनके नाम भी दिए हुए हैं, उनके ग्रह दिए हुए हैं, उनकी आकृतियाँ दी हुई हैं, उनके नक्षत्र दिए हुए हैं, उनके महीने दिए हुए हैं। अब कोई प्रश्न ये करे कि साहब ये किस आधार पर है, तो ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि तुम्हारा नाम रामचंद्र क्यों है, तो उसका कोई कारण रख दिया तो रख दिया। या एक व्यक्ति को हम पिता क्यों कहते हैं, पिता कहते हैं मतलब कहते हैं, उसका कोई कारण नहीं है। एक फूल उसका हम गुलाबी क्यों कहते हैं, उसको मोगरा क्यों नहीं कहते, तो ये इसका कोई आधार नहीं है। 3 कुलियों के जो नाम दिए गए हैं वो नाम क्यों दिए गए, किस आधार पर दिए गए हैं, वो आकृति किस आधार बनाई गई, उनके ग्रह किस आधार पर निश्चित किए गए, इसका कोई आधार अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं शकुन पंक्ति। जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसे शकुन पंक्ति को ही जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में दूसरी है अबदह पंक्ति। ये अबदह नाम जो है खारा नाम है, इसका अर्थ कुछ नहीं है। दूसरी है विजिद पंक्ति, ये भी नाम है, इसका अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन बनाने का आकृतियाँ वही हैं, नाम वही हैं, से इनके क्रम में अंतर आता है। जैसे शकुन पंक्ति में जो घर पहले जो आकृति पहले घर में है वही विजिद पंक्ति में पहले घर में होगी, इसका निश्चित नहीं है। तो पहले मैं आपको अबदा पंक्ति बता दूं। अबदा पंक्ति में पहला घर जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं उसका अंक 1 है। दूसरा घर जिसे हम वायु तत्व बोलते हैं उसके अंक 2 है। तीसरा घर जल तत्व बोलते हैं उसके अंक 4 हैं। और चौथा घर जिसे हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं उसके अंक 8 है। अब जैसे 1 है तो जिस आकृति में अग्नि तत्व की जगह बिंदु होगा, शेष में जब रेखाएं होगी उसको हम एक नंबर पे देंगे, मतलब वो आकृति पहले नंबर पे आएगी। अब दूसरे नंबर कौन सी आएगी, दूसरे नंबर का हमने वायु तत्व को 2 नंबर दिए हैं, अतः वायु तत्व की जगह बिंदु होगी, बाकी जगह रेखाएं होंगी। अब 3 कैसे बनेगा, 1 और 2 को जब बढ़ेंगे 3 बनेगा, तब अग्नि तत्व और वायु तत्व की जगह बिंदु हो जाएंगे, शेष जगह रेखाएं आ जाएंगी। ये तीसरे नंबर की हो गई। और चौथे नंबर की कैसी होगी, 4 नंबर हमने जल तत्व को दिए हैं, तो जल तत्व जगह बिंदु होगा, बाकी जगह रेखाएं होंगी। 5 कैसे बनेगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो 1 है अग्नि तत्व की जगह तो वहाँ बिंदु आएगा, और 4 है जल तत्व की जगह वहाँ बिंदु आ जाएगा, शेष वायु तत्व पृथ्वी जगह रेखाएं आ जाएंगी। ये 5 क्रम की आकृति हो गई। अब छठा कहाँ होगा, 4 और 2 को जोड़े 6 होता है, तो 2 अंक दिया हमने वायु तत्व को और 4 अंक है जल तत्व को। तो वायु तत्व और जल तत्व की जगह बिंदु होंगे, बाकी अग्नि तत्व पृथ्वी जगह रेखाएं हो जाएंगी। ये आकृति छठे क्रम पे आ जाएगी। इसी प्रकार हम 16-15 तक करते जाएंगे। 1, 2, 3 और 4 चारों जगह अंक जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, ये 15 की हो गई। 16वीं जगह सिर्फ चारों रेखाएं आ जाएंगी। इस प्रकार से 16 आकृतियाँ अबदा पंक्ति में बनती हैं। अब इसी प्रकार इसी अबदा पंक्ति किस काम में आती है, सबसे पहले तो ये देखने काम में आती है कि गुप्त रूप से कोई कार्य तो होने वाला नहीं है। इसके आधार पर फिर सोपान पंक्ति बनती है, और उसके आधार पर फिर भूत भविष्य वर्तमान आकस्मिक रूप से होने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है। और आज हमारे घर किस प्रकार के लोगों से हमारा मिलना होगा वो जानते हैं। ये इस प्रकार से अबदा पंक्ति का उपयोग होता है। अब उसका कैसे होता है वो मैं बात बताऊंगा। अब विजदा पंक्ति, विजदा पंक्ति में करीब करीब अबदा पंक्ति जैसा है, लेकिन अंकों में थोड़ा फर्क है। अबदा पंक्ति में पहले घर अग्नि तत्व की जगह 1 अंक बताया था, इसमें 2 अंक है। इसमें वायु तत्व की जगह 4 अंक 2 अंक बताया था, इसमें 7 अंक है, और बाकी 4 और 8 वैसे ही हैं।
तब हम इनको जोड़ के बताएंगे तो कैसा होगा। जैसे 2 और 7 को जोड़ा तो 9 हो गया, 9 और 4 को जोड़ा तो 13 हो गया, 13 और 8 को जोड़ा तो 21 हो गया। ये 16 से ज़्यादा है तो इसे 16 से घटा दिए तो 5 बचा। तो ये आकृति 5वें क्रम पे आएगी। तो फिर पहले क्रम पे कौन सी आएगी, तो हम जोड़ लगाएंगे। 7 और 8 को जोड़ा तो कितने हो गए, 15 हो गए। फिर 2 को जोड़ा तो 17 हो गए। तो 17 16 ज़्यादा है, उसमें 16 माइनस के 1, तो ये आकृति पहले क्रम पे आएगी। मतलब अग्नि तत्व की जगह बिंदु होगा, वायु तत्व की जगह रेखा होगी, जड़ तत्व तो पृथ्वी जगह जगह बिंदु आ जाएंगे, ये पहले क्रम पे आ जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे जोड़ते चले जाएंगे, 16 प्रकार की आकृतियाँ बनती है। अब विशुद्ध पंक्ति का उपयोग क्या है, एक तो किसी का नाम जानना हो, जैसे वर वधू का है तो भाई हमारे लड़के की या लड़की का कहाँ विदा होगा, किस प्रकार किस नाम का लड़के लड़की मिलेंगे, वो जानता है। फिर कार्य की अवधि जानने के बारे में विशुद्ध पंक्ति का उपयोग होता है। और विशुद्ध पंक्ति हो होता है हमारे घर कितने प्रश्नकर्ता आएंगे, उसका भी उपयोग होता है। अब अवधा पंक्ति से सोपान पंक्ति कैसे बनाते हैं उसका मैं वर्णन बताता हूँ। शायद अवधा पंक्ति आपके समझ में आ गया होगा। अब ऐसा है कि आप दाहिने से बाएं क्रम की तरफ अवधा पंक्ति बना लीजिए, तो अवधा पंक्ति में 1 2 3 4 16 तक की बन जाएगी। अब इसमें यह देखना है कि अग्नि तत्व की रेखाएं अलग आएगी, बिंदु तत्व की रेखाएं अलग आएंगी, आकृतियाँ अलग आएगी, जल तत्व की आकृतियाँ अलग आएगी और पृथ्वी तत्व की आकृतियाँ अलग आएगी। तो ये 8 होंगी। अग्नि तत्व की 8 आएंगी, वायु तत्व की 8 आएंगी, जल तत्व की 8 आएंगी, पृथ्वी तत्व की 8 आएंगी। अब आप ये शंका उपस्थित करते हैं कि 8 चौक 32 होता है जबकि आकृतियाँ 16 है। इसका उत्तर यह है कि किसी आकृति में 1 बिंदु है, किसी में 2 बिंदु है, किसी में 3 बिंदु है, किसी में 4 बिंदु है। तो ये इस प्रकार की आकृति रिपीट होती है, उनकी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इनकी संख्या 32 तक 64 तक जो है 32 तक हो जाती है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब पहले हम उसी क्रम से लिखेंगे, अवधा पंक्ति बना ली 1 2 3 4 16 तक। अब इसमें देखिए कि अग्नि तत्व जगह कितनी आकृतियों में बिंदु है, तो ये 8 आकृतियाँ निकलेगी पहले, तो उसको उसी क्रम से लिखते हैं। जैसे पहले घर में अग्नि तत्व का बिंदु है तो पहले सोपान पंक्ति पहले घर में आ जाएगी। उसके बाद तीसरे क्रम की आकृति है लयान, अब्जुल दाखिल, अब्जुल खारिज, अब्जुल खारिज भी ऊपर बिंदु है तो वो दूसरे क्रम पे आ जाएगी। यदि भाई शकुन पंक्ति में तीसरे क्रम पे, लेकिन सोपान पंक्ति में दूसरे क्रम पे आ जाएगी। इसमें क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में ये 8 आकृति बन जाएगी। जो तरीका पंक्ति है आखिरी जिसमें 4 बिंदु है, ये आकृति चारों घर में आएगी क्योंकि 4 बिंदु है, ये 8वें क्रम पे आती है हमेशा। तो इस प्रकार से ये सोपान पंक्ति बन जाती है। इसका उपयोग होता है जब हम बिंदु गति प्रणाली से लग्न निकालते हैं, उसके काम में आती है, और लग्न निकाल के जो भाव निकालते हैं उसके क्रम में आती है, वो मैं बात बताऊंगा। पहले हम अवधा पंक्ति के हिसाब से देख लेते हैं। शकुन पंक्ति के हिसाब से आकृति बनाना मैंने कल आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे हमने पासे डाले तो पहले क्रम में ऊपर बिंदु आएगा, फिर 2 बिंदु से एक साथ आएंगे उसको रेखा मानेंगे, फिर उसके नीचे 2 बिंदु आएंगे उसको रेखा मानेंगे, फिर 2 बिंदु आएंगे उसको रेखा मानेंगे। ये पहले घर की आकृति हो गई। अब दूसरे क्रम पे पासे डालेंगे, दूसरे क्रम में क्या है, चारों जगह 2 बिंदु आएंगे, तो 2 बिंदु मिल करके एक रेखा होती, ये आ जाएगा। उसके प्रकार में यदि हम जैसे डालेंगे तो इसमें 1 बिंदु आएगा, नीचे वाले में 2 बिंदु आएंगे, फिर 1 बिंदु आएगा, फिर नीचे वाले में 2 बिंदु आएंगे। इस प्रकार से तीसरे घर की बन जाएगी, और चौथे घर में भी इसी प्रकार बन जाएगा। अब 5वें घर की आकृति कैसे बनती है, ये इन जो 1 से 4 तक के अग्नि तत्व के जो बिंदु रेखा है उनको 5 क्रम में ऊपर से नीचे लिख देंगे 5वें घर में। जैसे इसे पहले घर में बिंदु है तो 5वें से अग्नि तत्व बिंदु आ गया। दूसरे घर में यहाँ रेखा है तो यहाँ दूसरे क्रम में रेखा आ जाएगी, दूसरे में रेखा आ जाएगी। तीसरे क्रम में फिर बिंदु है तो तीसरे क्रम में बिंदु आ गया। चौथे क्रम में रेखा है, चौथे क्रम में आ गया। तो अग्नि तत्व की जो रेखा बिंदु है उसके आधार पर 5वीं आकृति बनेगी। उस प्रकार वायु तत्व के जगह जो रेखा बिंदु है उस आधार 6ठी बनेगी। अब इसे देखिए, वह एक में वायु तत्व का रेखा है, इसमें भी रेखा है, इसमें भी रेखा है, इसमें भी रेखा है, तो 6ठे क्रम में 4 रेखाएँ आ गई। अब 7वां क्रम लो, 7वें क्रम में जल तत्व की जो आएगा
उससे सातवें घर की आकृति बनेगी। ये पहले घर में जल तत्व रेखा है, दूसरे घर में जल तत्व रेखा है, तीसरे घर में जल तत्व बिंदु है और इसमें फिर रेखा है। ये देखो रेखा रेखा बिंदु और ये रेखा बन गई। अब आठवें क्रम में प्रति तत्व जो क्रम है उससे आठवीं बन जाएगी। तो ये आठवें क्रम ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है और ये बिंदु है। तो ये 3 रेखा हो गई, ये बिंदु हो गए। इस प्रकार से ये 5 से 8 तक की आकृतियाँ 5 से का आधार जो 104 बनाएगी उनके आधार बनती है। अब 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कैसी बनती है? ये में 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 की आकृति बनेगी। पहले बता चुका हूँ कि बिंदु और रेखा को जोड़ेंगे तो बिंदु आएगा, रेखा और रेखा को जोड़ेंगे तो रेखा आएगा। इसमें ये बिंदु है, इसमें रेखा है, इसका हम जोड़ गया बिंदु आएगा, तो यहाँ बिंदु आ गया। अब इसमें रेखा और रेखा है, ये तो रेखा हो गई। इसमें भी रेखा और रेखा है, ये रेखा हो गई। और इसमें भी रेखा और रेखा है, तो ये रेखा हो गई। तो मतलब 1 बिंदु और 3 रेखाएं हो गई। ये 9वां घर की आकृति 1 और 2 के जोड़ से बनेगी। 3 और 4 की आकृति के जोड़ से 10वें घर की बनेगी। 5 और 6 के जोड़ से 11वें घर की बनेगी। 7 और 8 के जोड़ से 12वें घर की बनेगी। 9 और 10 के जोड़ से 13 बनेगी। और 11 और 12 के जोड़ से 14 बनेगी। और 13 और 14 के जोड़ से 15 बनेगी। और 15 और 1 के जोड़ से 16वीं आकृति बनेगी। इसमें सबसे जो ध्यान देने योग्य है कि 15 घर में हमेशा 2 बिंदु ही आते हैं, 2 बिंदु और 2 रेखा। यदि 1 बिंदु और 3 रेखा आती है मतलब कुंडली बनाने में कोई गलती हो गई है। या 4 बिंदु और 4 रेखाएं आ जाती है। 4 रेखा का अर्थ ये होता है कि भाई आज फलादेश इस प्रश्नकर्ता को मत दो, क्योंकि आज बद्ध आना जाता है इसको कि आज मत दो, तो उसको दूसरे दिन आने का बोलो। और यदि 3 रेखाएं आती हैं तो देख लो कि इसमें गलती कहाँ पर है। या चारों बिंदु आती हैं तो चारों बिंदु का अर्थ होता है कि इसको निर्बल मानते हैं। तो जो भी आप फल कथन करेंगे वो पूरा तरह सही निकलेगा, इसको कोई गारंटी नहीं है। तो ये वैदिक ज्योतिष में 12 घर होते हैं, इसमें 12 घर हैं। जैसे पहले घर से खुद का बनाते हैं, दूसरे घर से वाणी और कुटुंब का होता है, कोष का होता है, तीसरे घर से पराक्रम और भाई बंधु का होता है, चौथा घर से माँ का निकालते हैं, लेकिन इसे वैदिक ब्रह्म ज्योतिष में ये पिता का मानते हैं चौथा घर। 5वां घर विद्या का और संतान का मानते हैं। 6ठा घर रोग और बीमारी और शत्रु का मानते हैं। 7वां घर साझेदार और पत्नी का मानते हैं। 8वां घर मृत्यु और गुप्तगान का मानते हैं। 9वां घर भाग्य का मानते हैं। 10वां घर राज्य का। चौथा घर प्रसन्नता राय का। और 12वां घर इसका खर्च का मानते हैं। इस प्रकार से अब 13, 14, 15, 16 जो है ये साक्षी घर मानते हैं इनको। यानी पहला घर का साक्षी 13वां घर है, दूसरे घर का साक्षी 14 है, तीसरे घर का साक्षी 15 है और चौथे घर का साक्षी 16 है। कुछ उदाहरण इसको केंद्र से मानते हैं। जैसे केंद्र घर कौन सा है? 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र घर हुए। तो 1 का साक्षी 13वां घर हुआ, 4 का साक्षी 14 घर हुआ, 7 का साक्षी 15 घर हुआ और 10 का साक्षी 14 घर हुआ। इसमें थोड़ा मत है, इसमें सबको अपना अपना वो मानना पड़ेगा हमारा अनुभव क्या बोलता है। इसमें किसी एक पर आप चिपके रहोगे तो आपका हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से करता है। तो ये आगे साक्षी। तब ये जो मैंने बताया आपको सिर्फ चौथा घर और 10वां घर छोड़ करके बाकी वैदिक ज्योतिष का अनुसार ही है। तो फल कथन इस प्रकार से होगा। अब इसमें तो फल कथन बता दिया मैंने को, पहले घर से दूसरे घर से किसका फल कथन होगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इन आकृतियों में 4 आकृतियाँ आगम मानी जाती है प्राप्त करने की, 4 आकृतियाँ निर्गम की खर्च करने की मानी जाती है, 4 आकृतियाँ स्थिर मानी जाती हैं और 4 आकृतियाँ जो है द्विसौभाग्य मानी जाती हैं। तो अब यदि आपको प्राप्त करने का समय आज मेरे को तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो प्रश्न हुआ आपका आगम का प्राप्ति करने का। ये देखो कि आपका जो कोष है और 11वां घर है, ये दोनों प्राप्ति करने के कोष करने का है। तो यदि वहाँ आगम आकृति है और शुभ है तो आपको आज पैसा मिल जाएगा। यदि वहाँ आगम आकृति है लेकिन अशुभ है तो देर से मिलेगी या कोई विघ्न आएगा। इस प्रकार निर्गम का आपको कहीं जाना है तो वहाँ निर्गम आकृति है और शुभ है तो आपकी यात्रा सफल होगी। यदि अशुभ निर्गम है तो आपका रास्ते में कोई कठिनाई होगी, या आपको कहीं जाने का है और वहाँ स्थिर आकृति आ गई तो ये मान करके चलो कि आप जा नहीं सकते, किसी न किसी कारण रुकावट आती रहेगी।
या द्विस्वभाव है तो आपका जान आन चलता रहेगा। इस प्रकार से फलादेश होता है। इसमें 4 प्रकार की आकृतियाँ बनाती, आगम, निर्गम, द्विस्वभाव और स्थिर। अब आगम किसको कहते हैं? जिसमें पृथ्वी तक जगह बिंदु हो और अग्नि तक जगह रेखा, उसको हम आगम मानते हैं। और जिसमें अग्नि तक जगह बिंदु हो और पृथ्वी जगह रेखा, उसको हम निर्गम मानते हैं। और जिसमें अग्नि तत्व और पृथ्वी तक जगह बिंदु हो और बीच में वायु तत्व जल तत्व रेखा हो, उसको हम द्विस्वभाव मानते हैं। और जिसमें अग्नि तत्व और पृथ्वी जगह रेखा और बीच में 2 बिंदु हो, उसको हम स्थिर मानते हैं। चाहे वहाँ 1 बिंदु हो उसको भी स्थिर मान दें, चाहे 2 बिंदु उसको भी स्थिर मानेंगे। इस प्रकार द्विस्वभाव का है, द्विस्वभाव में वैसे ही होगा। तो ये इस प्रकार से इनके भेद हो जाते हैं। फिर इनके भेद होते हैं शुभ अशुभ। शुभ अशुभ किस आधार होगा? जब हम शकुन पंक्ति बनाते हैं, शकुन पंक्ति में आकृतियों के ग्रह लिखे हुए हैं। ये 16 आकृति है, उनके नाम बताए मैंने आपको। पहला होगा लहियान, दूसरा कब्जुल दाखिल, तीसरा कब्जुल खारिज, जमात, फरहा, उकला, अंकिश, हुमरा, बयाज, नसरुल खारिज, नसरुल दाखिल, अतः खारिज, नकी, अतः दाखिल, इज्जत जमा और तरीका। ये 16 आकृतियों के नाम हो गए। अब इसमें शुभ ग्रह किसको कहें? जिस आकृति का ग्रह गुरु, बुध, चंद्र या शुक्र होगा वो शुभ आकृति हो गई। मंगल, शनि और राहु केतु हुए ये अशुभ हो गई। तो ये अशुभ आकृतियाँ हैं। जिन आकृति का मालिक अशुभ है वो आकृति अशुभ हो गई। जिनके मालिक गुरु है, बुध है, चंद्र है या शुक्र है वो शुभ हो गई। तो ये शुभ करता है। फिर उसके बाद में जब हमने देख लिया ये शुभ तो है, जैसे गुरु की आकृति आई शुभ तो है, प्राप्ति करता है। लेकिन द्विस्वभाव की आकृति कभी आ गई तो क्या होगा? आपको मिलेगा तो सही लेकिन देर से मिलेगा। या द्विस्वभाव की आकृति आ गई तो क्या होगा कि मिलेगा और खर्च हो जाएगा या गुम जाएगा और कुछ हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें वैदिक ज्योतिष इस प्रकार से फल कथन होता है।